12 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। हमारा मकसद होता है कि इन पर विचार विमर्श हो और एक अंजाम तक पहुंचे। आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन, जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है और भारत जो कि कृषि प्रधान देश है, वहां पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। कई फसलों में हम देख रहे हैं कि उपज में कमी आ रही है। कई जगहों पर मौसम की ऐसी मार पड़ती है कि किसान ठगे से महसूस करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, आर्थिक तौर पर वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए ये समय है कि जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ही हम अपनी कृषि पद्धति को भी निखारें, बेहतर करें और उसमें परिवर्तन लाएं। ऐसे में तकनीक का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के समय में हमारे देश में भी मिलेट्स यानी मोटे अनाज, जिसे हम श्री अन्न के तौर पर भी जानते हैं, इसे काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। पूरे विश्व में इसको लेकर काफ़ी जागरूकता फैल रही है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि जलवायु परिवर्तन के दौर में जब इस तरह का समय चल रहा है, जब पूरे विश्व में इससे कहीं ना कहीं निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, इस बीच ऐसी फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। खासतौर पर मोटे अनाज यानी मिलेट्स जलवायु परिवर्तन में भी मजबूती से डटी रहती है। साथ ही इससे हमारे किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है और हमारी पोषण सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं इससे बल मिल रहा है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि जलवायु परिवर्तन को लेकर किसान अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं और इसमें मिलेट को और किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है, किसान इससे कैसे लाभ ले सकते हैं। वो क्षेत्र जहां पर पहले मिलेट नहीं पैदा होता था या फिर नहीं किया जाता था, वहां पर भी अब किसान ऐसे मिलेट वाली फसलें ले रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड भी बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन या फिर कहें जो मौसम की मार है, उन्हें भी ये फसलें आसानी से झेल जाती हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से विचार विमर्श में। तमाम मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे जो कि आज के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं बारी बारी से। हमारे साथ नेकराम जी हैं, नेकराम शर्मा जी, जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं। और साथ ही आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से वो नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं और मिलेट के क्षेत्र में भी उन्हें अच्छा अनुभव है। उनके अनुभव को समझेंगे ताकि उनके अनुभव से हमारे अन्य किसान भी सीख ले सकें। हमारे दूसरे मेहमान हैं रजत वर्धन जी। सर, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है और आप एग्रोनेक्स्ट जो स्टार्टअप है उसके सीईओ हैं। खासतौर पर नई तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और तकनीक से जुड़े हुए कौन से समाधान हैं जो कि किसान अपना सकते हैं और जलवायु परिवर्तन की चुनौती में डटे रह सकते हैं, उसके बारे में हमें रजत जी बताएंगे। और हमारे साथ संदीप कोंडा जी हैं। सर, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आप कृषि तंत्र स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर पर जो सॉइल टेस्टिंग है यानी मृदा परीक्षण, उसको लेकर वो काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं मिट्टी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। और अगर आप सॉइल टेस्टिंग कराकर उसी के अनुसार ही पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो आपकी लागत भी घटती है और मिट्टी की सेहत भी बेहतर होती है। तो इसके बारे में हमें संदीप जी और विस्तार से जानकारी देंगे। और आशीष पटेल जी हमारे साथ, जो कि एफपीओ को काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं। समर्थ एग्रो से आप जुड़े हुए हैं और वहाँ एक टीम लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी किसानों की हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, सीबीबीओ भी हैं। तो जानेंगे कि एफपीओ की भूमिका क्या हो सकती है मिलेट के क्षेत्र में। जलवायु परिवर्तन को लेकर जो समस्या है उसमें एफपीओ से जुड़े हुए किसानों को कैसे जागरूक किया जा सकता है, कैसे उन्हें तैयार किया जा सकता है, इस समस्या को
कैसे हम समाधान में तब्दील कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको बहुत शुरुआत में ही बताया कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, ये बहुत ही व्यापक समस्या है। विश्व स्तर पर इस पर विचार विमर्श हो रहा है, मंथन किया जा रहा है और ऐसे समाधान ढूंढे जा रहे हैं जिससे ना सिर्फ हम इस क्लाइमेट चेंज या फिर जलवायु परिवर्तन को यहीं पर रोक सकें, इसके अलावा कृषि में भी तब्दीलियां की जाए, ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जाए, ऐसी किस्में फसलों की इस्तेमाल की जाए जिससे जो हमारी फूड सिक्योरिटी है यानी खाद्य सुरक्षा वो सुनिश्चित रहे, वो बनी रहे। आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन ने कुछ हद तक गेहूं और धान की पैदावार को प्रभावित किया है, क्योंकि ये फसलें मोटे अनाज की तुलना में जलवायु परिवर्तन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाली खाद्य आपूर्ति की समस्या से निपटने में मोटे अनाज अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि मोटे अनाज के बाजरा, रागी और ज्वार फसलें जलवायु में होने वाले बदलावों के प्रति काफी कम संवेदनशील हैं। दरअसल पोषक अनाज यानी मिलेट्स जलवायु प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें हैं, जिनकी खेती 131 देशों में की जाती है। इन पोषक अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फीडियो मिलेट शामिल हैं। सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में मोटे अनाज की तुलना में चावल की पैदावार बारिश के कम ज्यादा होने से अधिक प्रभावित होती है। इन जगहों पर चावल की जगह मोटे अनाजों को अधिक उगाने से बदलते जलवायु परिस्थितियों में भी स्थायी खाद्य आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिल सकती है। जलवायु परिवर्तन का असर छोटे किसानों पर ज्यादा न हो, इसके लिए बरसात की बदलती परिस्थितियों के प्रति चावल उत्पादन की संवेदनशीलता से अवगत कराते हुए छोटे किसानों को चावल के साथ साथ मोटे अनाज की मिश्रित फसलों के लिए प्रोत्साहित करना बेहतर साबित हो सकता है। रागी, कुटकी, कोदो, कंगनी, सावा, चेना और ब्राउन टॉप मिलेट ऐसी फसलें हैं जिनकी खेती आमतौर पर उन जगहों पर की जाती है जहां दूसरी खाद्यान्न फसलों की खेती आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं होती है। खासकर ये फसलें जनजातीय और पहाड़ी खेती में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बात अगर इन फसलों की किस्मों की करें तो रागी की फुले कसारी के OPN 942 किस्म महाराष्ट्र में लगाने के लिए अच्छी है। रागी की बिरसा मारुआ 3 किस्म झारखंड में लगाने के लिए बेहतर है। GN 8 किस्म गुजरात में लगाने के लिए और बेगवती VR 929 सभी राज्यों में लगाने के लिए अच्छी किस्म है। कुटकी की बात करें तो इसकी BL 6 किस्म सभी राज्यों में लगाने के लिए बेहतर है, जबकि GV 2 किस्म गुजरात में लगाने के लिए अच्छी है। कोदो की दाहोद कोदो ब्लाइट 2 किस्म आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में लगाने के लिए बेहतर है, जबकि कोदो की RK 390 25 सभी राज्यों में लगा सकते हैं। कंगनी की SIA 3156 और SIA 3085 किस्म सभी राज्यों में लगाई जा सकती है। कुल मिलाकर खास छोटे किसानों के लिए मोटे अनाज की खेती करने के कई फायदे हैं, जैसे मोटे अनाजों में सूखा सहन करने की क्षमता अधिक होती है, साथ ही इसकी फसल पकने की अवधि भी कम होती है। मोटे अनाजों की खेती करने के लिए उर्वरकों और खादों की भी काफी कम जरूरत पड़ती है, जिससे लागत कम होती है। मोटे अनाजों में कीटों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है। कम पानी, बंजर जमीन और विपरीत मौसम में भी मोटे अनाजों को उगाया जा सकता है। तो वह आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से मिलेट्स से जुड़ी हुई जो फसलें हैं या फिर कहें मोटा अनाज, श्रीअन्न, इससे
न सिर्फ हमारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो रही है, पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, इसके अलावा जो किसान हैं, महिलाएं हैं, उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है। इसलिए हमारे देश की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया गया, ये पहल की गई कि इस पूरे वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के तौर पर मनाया जाए। और भारत जहां पर मिलेट्स को लेकर बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, कई स्टार्टअप्स इससे जुड़े हुए सामने आए हैं और बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां की क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेट्स के लिए बहुत अनुकूल है, या फिर कहें कि क्लाइमेट चेंज जैसी स्थिति में भी वो फसलें बनी रहती हैं। तो इसे एक मिलेट हब के तौर पर तैयार किया जाए, डेवलप किया जाए, जिसको लेकर सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और तमाम जो देश है उनसे भी हमें काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। बातचीत की चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेक राम जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने पूरा दौर देखा है, लंबा आपका अनुभव रहा है, ऐसे में अब किस तरह की किसानों की एक तो सबसे पहले सोच की हम बात करें, और जब वो समय था जब हरित क्रांति आई, उसके बाद ऐसी नई नई वैरायटीज़ आई जिससे ज़्यादा उत्पादन हो, ज़्यादा फसलें हों, उस वक्त ये ज़रूरत भी थी क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जो पोषण है और साथ ही खाद्य सुरक्षा उसे सुनिश्चित करना था। आपके दौर में और तब के समय में किस तरह का परिवर्तन आप पूरे कृषि के पैटर्न में देखते हैं? देखिए, ये तो हमारा आज मैं बड़ा सौभाग्य समझ रहा हूँ कि हम लोग वापिस आ गए समय रहते। ये जब हम लोग ये सब खेती पहले कर रहे थे और उसके बाद जब नए नए तकनीक आई तो उसमें जो पुराने हमारे जितने भी जो हमारे खेती के तरीके, हमारे जो बीज हैं, खास करके जो फसलें हैं, उन सब में क्योंकि गुणवत्ता बहुत थी और उनमें जो है कुछ और सुधार करने की थोड़ा ज़रूरत थी। उसका जो कल्टीवेशन हो रहा है उसमें क्या सुधार किया जा सकता है ये देखना ज़रूरी था, मगर वो नहीं देखा गया। उसमें सिर्फ क्या हुआ कि बहुत अच्छी सुधरी नस्ल के कुछ बीज जो है ना लोगों के बीच में दिए गए, जिसके चलते जो सब हमारे जो पुराने, जिनको आज पौष्टिक अनाज कहा जा रहा है, वो सब गायब होते गए। और ये आज तो हम लोग खुश नसीब हैं कि फिर वापिस आते हुए हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं एक जो हमारी परंपरा थी या परंपरागत तरीके से जो हम खेती करते आए थे, जो हमारी विरासत थी, वो कहीं ना कहीं उस होड़ में पीछे छूट गई और अब उसका जो दुष्प्रभाव है वो महसूस किया जा रहा है बीते कुछ वर्षों से। यही वजह कि अब किसान भी प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं, मिलेट जैसी फसलों को बना रहे हैं। रजत जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की, तो देखिए ये एक ऐसी समस्या है जिससे आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मतलब आप एक नंबर्स में इसको नहीं दे सकते या फिर इस किसी आकार में आप नहीं समझ सकते हैं। इसके दुष्परिणाम भी देख सकते हैं, चाहे वो मौसम की मार हो, बहुत ज़्यादा बारिश होना, ओलावृष्टि, अचानक से फसलें बर्बाद हो जाना। इसमें तकनीक का क्या रोल हो सकता है? आपकी कंपनी की तरफ से किस तरह के प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं? क्या वाकई में एक जलवायु परिवर्तन में तकनीक की भूमिका हो सकती है? देखिए, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है और जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश के 80% से अधिक किसान छोटे और मझले किसान हैं जी। और जिस प्रकार हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेज़ी से 3G, 4G और 5G कनेक्टिविटी तेज़ी से बढ़ रही है, ये एक ऐसा समय है जिसमें देश का किसान पूर्ण रूप से इस तकनीक के साथ जुड़ सकता है। जुड़ी हुई तकनीक का लाभ उठाना हमारी खेती के लिए बड़ा आवश्यक बन गया है। हम विभिन्न प्रकार की तकनीकें इस क्षेत्र में आ रही हैं जो कि क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस के रूप में कार्य करती हैं। हम लोग सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि किसानों को उनकी खेती के बारे में, उनकी खेती की अवस्था के बारे में जानकारी मिले। इसके साथ ही साथ एक बड़ा आवश्यक क्षेत्र है जो कि मिट्टी की जो स्थिति है उसकी जानकारी करना, उनके न्यूट्रिएंट को पहचानना और न्यूट्रिएंट पहचानने के साथ में हमारे को खेत में कितना खाद देना है, कितने न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल किस समय पर करना है, ये नितांत आवश्यक है, जिसको हम लोग तकनीक के द्वारा बड़ी आसानी से इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई को समय रहते ये जानकारी मिलना कि किस कीट से कितनी खेती को नुकसान हो रहा है और अगर वो नुकसान की अवस्था में आ गया है तो उसको संभालने के लिए किसान भाई को क्या कदम उठाने हैं, इसका भी उपयोग हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करके
हम लोग इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के IoTs को, जो कि बहुत अफोर्डेबल हैं, किसान भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसके इस्तेमाल को कर किसान भाई अपनी उत्पादकता को और अपनी आय को अमुक रूप से बढ़ा सकता है। इसमें एक मुख्य समाधान है जो हम एक मिट्टी के जांचने की एक अत्याधुनिक तकनीक IIT कानपुर के साथ लंबे अनुसंधान करके लेके आए हैं, जिसके द्वारा किसान भाई बहुत ही सस्ती दरों पे कुछ ही सेकंड के अंदर अपनी मिट्टी की जांच के रिजल्ट को पा सकता है, जिसके द्वारा वो सही न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल सही समय पर रहते कर सकता है, जिससे सीधे तौर पर उसको अपनी खेती में ना केवल न्यूट्रिएंट को सही दिशा में डालने की एक मौका मिलेगा, बल्कि इसके साथ ही साथ वो अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में भी सफल होगा। जी, तो बिल्कुल कई तरह की तकनीक का यहाँ पर आपने जिक्र किया, और आज जब इंटरनेट का युग है तो ऐसे में किसान भी इससे अछूते नहीं है। ड्रोन की बात कर लें या फिर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बहुत ही आम शब्द हो गए हैं कृषि के संदर्भ में भी, और सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रही है। और ये बहुत आवश्यक भी हो जाता है कि किसान, जिसे हम समझते थे कि उसे सिर्फ खेत जोतना आता है और फसलें डालनी आती है, उगानी आती है, लेकिन अब वो मार्केट भी समझ रहा है, मौसम की जो पूरा पैटर्न है उसको समझते हुए तकनीक को अपना रहा है, जिसमें रजत जी जैसे अब कई युवा हैं जो मदद कर रहे हैं या फिर इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं संदीप जी आपसे समझना चाहूँगी, देखिए जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो हमारी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना या अचानक बारिश हो जाना, तेज़ हवाओं का चलना या ऐसे समय पर ओलावृष्टि हो जाना जब हम इसकी कल्पना नहीं कर पाते। मिट्टी को इसको हम सीधे तौर पर नहीं जोड़ के देख पाते हैं कि इन सब चीज़ों का प्रभाव मिट्टी की सेहत पर किस तरह से पड़ेगा, इसके बारे में क्या बताएंगे? अभी मिट्टी जो है, अभी उसका अगर हम पोषकता अगर हम देखेंगे, एक रिपोर्ट आई थी नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस का 1970s में, हर एक किलोग्राम का खाद अगर NPK अगर डालते थे तो 14 से 15 किलोग्राम का प्रोडक्टिविटी आता था ग्रेन्स का, जो कि अभी 2010 में उसका सर्वे का रिपोर्ट ये आया है कि हर एक केजी का जो खाद डालेंगे तो उसका जो अभी प्रोडक्टिविटी है वो 14 या 15 किलोग्राम से 4 किलोग्राम तक अभी आया है। तो ये सीधा असर जो अभी मिट्टी जो है ये पूरा अभी बीमार है, तो अगर ये बीमारी को अगर हमको जानना है तो उसके लिए हमको उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या उसका पोषकता है, और इसका सीधा असर जो है ये इंसान के ऊपर भी आएगा, क्योंकि जैसे ही अगर पोषकता अगर मिट्टी में अगर कम होता जाएगा, जो हमारा हार्वेस्ट रहेगा, जो भी हम खेती करेंगे उसमें भी उसका कमी रहेगा, और जो हम खाते हैं तो सीधा हमारा असर रहेगा इंसानों के ऊपर। तो इसके लिए अभी भारत सरकार द्वारा एक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी अभी जारी किया था हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो जिसमें हर एक किसान को उनको एक सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जहाँ पे उसका फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन देते हैं, और उसमें से जो है ये KVKs और ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो उसमें क्रॉप का सजेशंस भी देते हैं कि कौन सा ये मिट्टी के अनुसार कौन सा आपको ये इसमें आप उत्पादन कर सकते हैं, और उसका पोषकता के हिसाब से आपको एक रिकमेंडेशन भी दिया जाएगा कि कौन सा खाद उसमें डालना है और किस मात्रा में डालना है। तो इससे जो होगा किसान को बहुत आसानी से उनको समझ में आएगा कि करना क्या है, जो बहुत सालों से ये नहीं करते हुए अभी जो बीमारी है इसको ये नियंत्रण में लाने के लिए तो ऐसे तकनीक की आज का बहुत आवश्यकता है, और आज ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के द्वारा ये माध्यम से किसानों को ये उसका बहुत लाभ उनको उठाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं जिसके बारे में भी संदीप जी ने बताया। आइए अब चलते हैं आशीष पटेल जी के पास। आशीष जी, जैसा कि आप FPO से जुड़े हुए हैं, और जब हम मिलेट की बात करें तो ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, तमाम ऐसे मिलेट्स हैं जो कि आज के समय में काफ़ी पसंद भी किए जा रहे हैं, इनकी डिमांड भी बढ़ रही है, और हम देख भी रहे हैं कि इनकी उपज पर भी प्रभाव पड़ा है। तो जब आप FPO से जुड़े होते हैं, बहुत सारे किसान FPO में उनका एक हिस्सा रहता है, क्या आप पहले से उनकी सोच में या फिर ये सोच बन रही है कि क्या हम मिलेट्स को एक मुख्य फसल के तौर पर ही ले सकें, या अभी भी धान और गेहूं को लेकर के एक जो बना आ रहा है सेट पैटर्न की यही मुख्य फसलें हैं, क्या उससे उनका थोड़ा मोह भंग हुआ है? क्या इस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं? बिल्कुल सही बताया आपने। तो अभी जब हम लोग किसानों के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं कि मिलेट का प्रोडक्शन करना चाहिए,
अभी तो सभी लोगों को पता ही है कि मिलेट्स एक मुख्य धान के तौर पे होना चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशंस भी ज़्यादा है और हमें डायबिटीज़ भी कंट्रोल होता है, बहुत सारी बीमारियों से भी हम लोग बच सकते हैं इससे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि किसान क्या मिलेट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो यही चीज़ है, जब हम किसानों के पास जाते हैं तो उनको यही समझाते हैं किसान तभी किसी फसल का प्रोडक्शन करेंगे जब उनसे उनका फ़ायदा होगा। बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग किसानों के पास जाते हैं तब उनको यही चीज़ समझाते हैं, जब मिलेट का प्रोडक्शन वो लोग करेंगे तो उनसे 2-3 तरीके की हम लोग बात करते हैं। कि पहला बात हम ये करते हैं कि जब क्लाइमेट चेंज की जब अब बात हो रही है, इस साल की ही बात करें तो बारिश की अनिश्चितता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कुछ क्षेत्रों में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। तो इस क्षेत्र में क्या है कि जब मिलेट का प्रोडक्शन करते हैं तो मिलेट का एक बेनिफिट, एक एडवांटेज यही है कि उसको कम पानी में भी वो फसल तैयार हो सकती है जी। उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट सॉइल की भी ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़ कि जहाँ पे पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल कम करना पड़ता है। तो मिलेट के अंदर जब हम देखें ऑल ओवर द पैकेज तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत कम आ जाती है। तो किसानों को उसको ग्रो करने में काफ़ी आसानी, किफ़ायती रहता है। तो जब किसान अगर उसको समझाते हैं तब वो लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद बात आ जाती है कि यील्ड की बात आ जाती है कि प्रोडक्शन हमारा होना चाहिए, जो हमारे धान के जितने भी पाक है उसमें भी जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन उनको मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी क्या है कि बहुत सारी हाइब्रिड वेराइटीज़ अभी अवेलेबल है जो कृषि यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। तो वही चीज़ वही सीड हम प्रोवाइड कराते हैं किसानों को, जैसे कि उनकी यील्ड भी बरकरार रहे, तो उनका प्रोडक्शन में भी कमी ना आए। और तीसरी चीज़ हो जाती है कि जब मार्केट की अवेलेबिलिटी, जब प्रोडक्शन भी हो गया अच्छा खासा तो उसको कहाँ पे बेचने के लिए जाए, किसानों को ये मुश्किल परेशानी में भी जूझना ना पड़े। इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट अभी ले रही है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर अभी मना रही है, तो बहुत सारी अच्छी खासी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। तो वैसे ही ये डिमांड जैसे जनरेट हुई तो हर जगह पे मिलेट की डिमांड और प्रोडक्शन जो बढ़ रही है किसानों के यहाँ पे, तो उनको मार्केट की अवेलेबिलिटी भी आसानी से हो रही है। तो हम लोग इस हिसाब से किसानों को डाइवर्ट करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो जहाँ पे उनको यही है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुनाफा मिले। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि फसल विविधीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि यानी जो आप फसलें लेते आ रहे हैं जिन्हें आपको लगता है कि सेट बाज़ार है वो तो आप करें, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी फसलों को भी अपनाएं, क्योंकि एक देखिए ये भी आप एक पूरा पैटर्न बना सकते हैं, योजना के तौर पे फसलें ले सकते हैं कि कुछ फसलें जो हैं वो पानी को लेकर ज़्यादा संवेदनशील होती है, ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल ख़राब हो जाती है, कुछ फसलें यहाँ पर मजबूती से डटी रहती हैं, तो आपको पूरा नुकसान ना हो, आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं एक सहारा आपको मिलता रहे। नेकराम जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो हम फसल विविधीकरण की बात कर रहे हैं उसमें मिलेट की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, जो मिलेट्स हैं हमारे, ये खाली कोई एक फसल नहीं है जी। इसके साथ साथ हम लोग जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने कंसेप्ट दिया है कि कम से कम भी जो एक हमारा सीजन आता है खरीफ का या रबी का, उसमें कम से कम भी 9 अनाजा खेती, 9 तरह के जो अनाज है वो कम से कम एक किसान को अपने खेत में लगाने चाहिए। हमारे वहाँ टेरेस फार्मिंग है, छोटे छोटे खेत हैं, तो खेत छोटे छोटे हैं, तो अगर हम लोग उसमें रागी लगा है, फिंगर मिलेट है, तो उसके साथ कोई दूसरा मिलेट भी लगा हुआ है। ये हमारा बहुत समय पहले से भी होता था और आज हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा रहे हैं कि हम और ज्यादा उसमें कुछ जो दलहनी फसलें हैं हमारी, जो तिलहनी फसलें हैं हमारी, जो बहुत ज्यादा पौष्टिकता वो इंसान के लिए भी है और वो मिट्टी को भी बहुत अच्छे से पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो वो उसमें जब लगेंगे तो उसका लाभ ये होगा कि एक तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो बना रहेगा और दूसरा जो फसल है उसको कोई नुकसान नहीं होता। तो इस तरह से ये जो फसलें हैं ये काफ़ी अच्छी होती हैं। दाल हो जाएगा, आपका रोटी हो जाएगा, हमारे कहते हैं दाल और रोटी का गुजारा हो गया, तो तेल भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो विविधता भरी जो फसल है वो लगाने से इसके अनेकों फायदे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो विविधता या फिर कहें जो अलग अलग तरह की फसलें, आप डाइवर्सिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, इसे किसान अपना सकते हैं। इससे न सिर्फ पूरा पोषण मिलता है, मिट्टी की सेहत भी बेहतर होती है और जो
अनिश्चितता बनी हुई है, कभी भी मौसम बदल जाता है, बारिश हो जाती है, आंधी आ जाती है या फिर ओले पड़ जाते हैं, तो कुछ फसलें आपकी बची रहेंगी जो उतनी संवेदनशील नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका भी एक सहारा रहेगा। बहरहाल इसी के साथ ही विचार विमर्श में यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब कहीं मत जाइएगा, इस विषय पर और चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद, बने रहे हमारे साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श और आज के विचार विमर्श में हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन की समस्या के साथ साथ उसके समाधान की भी। कृषि में कैसे हमारे किसान और स्मार्ट हो सकते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट कृषि को अपना सकते हैं। मिलेट इसका एक बहुत बड़ा समाधान है। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मैं अब संदीप जी से समझना चाहूँगी। संदीप जी, जब हम मिलेट्स की बात करते हैं, और एक बात और यहाँ पर नेकराम जी ने कही कि आप सोच रहे हैं कि आपने अच्छी फसलें पैदा कर ली, लहलहा रही हैं बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस तरह का पोषण आपकी फसलों में हो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि अगर मिट्टी में ही पोषण नहीं है तो आपकी फसलों में पोषण कैसे आएगा? यानी वो पोषण सुरक्षा भी कहीं ना कहीं एक धोखा सा साबित होगी। तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए और मिलेट के संदर्भ में क्या करना चाहिए? कि अगर मिलेट की बात करेंगे तो मिलेट के लिए चाहिए रहेगा दो न्यूट्रिएंट का आवश्यकता है। एक है पोटेशियम और दूसरा है जिंक। ये अगर मिट्टी में अगर उसका कमियां रहेगी तो उसका प्रभाव सीधा उसका प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी आएगा। तो इसके वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो मात्रा है जो मिट्टी में उसका अवेलेबल पोषकता कितना है और उसके हिसाब से एक बैलेंस बरकरार रखने के लिए ये बहुत आवश्यकता रहेगा। तो इससे क्या होगा, मिट्टी के अनुसार वो मिलेट्स का सीड सिलेक्शन हो या उसका जो भी वैरायटीज रहेगा उसको वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका जो आउटकम रहेगा, उसका जो प्रोडक्टिविटी रहेगा वो भी अच्छा फसल उसमें से वो उससे उपलब्धि होगी। जी, लेकिन संदीप जी एक चीज़ ये भी धारणा है दिमाग में कि आपको मिलेट्स को लेकर, या जो हम मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, ज्वार बाजरे तमाम जो फसलें, उनमें आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी भूमि जहाँ पर बहुत ज़्यादा और अन्य फसलें नहीं हो सकती, वहाँ पर भी मिलेट हो जाएगा। अगर तापमान ज़्यादा है वहाँ पर भी मिलेट हो जाएगा। तो इसको क्या ये बात सही है, वाकई में ऐसा है? बिल्कुल, क्योंकि वो ड्रॉट रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है मिलेट्स का वो बहुत ही बाकी उसका कंपैरिजन करेंगे दूसरे क्रॉप से, ये इसका बहुत ही रिजिलियंट क्रॉप है। तो ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे मिट्टी बहुत ही उसका अगर पोषकता अगर कम है या उसका प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही दूसरे क्रॉप्स को अगर वो सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे ये एडवाइजरी से जो ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो अभी अवेलेबल है, तो इसके माध्यम से ये किसान को ये एक सजेशन भी दिया जा सकता है कि आप मिलेट आप इसमें आप प्रोडक्टिविटी कीजिए। तो इसमें से क्या होगा, एक तो किसान को इसमें फ़ायदा होगा क्योंकि उसका एक जो भी नेगेटिव इसका असर है जो मिट्टी में ये रहेगा, जो दूसरे क्रॉप्स को सपोर्ट नहीं करेगा, ये मिलेट्स के वजह से ये किसान का उनका एक इनकम भी उसमें से आ जाएगा। जी, रजत जी आपसे मैं समझना चाहूँगी, जैसे कि अभी संदीप जी ने भी कहा कि कई जो डिजिटल सॉल्यूशंस हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और जब हम बात करते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की, तो जैसे कि आपने शुरुआत में भी बताया कि तकनीक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या ऐसे कुछ अलग अलग हमें उन तकनीकों के बारे में या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं जो विशेष तौर पर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए ही तैयार की गई हैं? क्या उनके बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी देते हैं? जी, तो देखिए मिलेट की खेती के लिए बड़ा आवश्यक है
कि सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ये समझें कि वो जो मिट्टी है जिसमें खेती की जा रही है उसमें पोषक तत्वों की स्थिति क्या है। जी। एक बार अगर हमें पोषण के स्तर का पता लग जाता है उसके आधार पर हम फसल का चुनाव कर सकते हैं। फसल का चुनाव होने के उपरांत ये आवश्यक है कि ये पता करना कि इस फसल को कितने पानी देने की आवश्यकता है और किस समय पर पानी देने की आवश्यकता है। इसके बाद की स्टेज आती है कि जब वो फसल बड़ी होनी शुरू हुई है, जब उसमें पोषण का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी आ रही है और अगर वो बीमारी एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर चुकी है तो उसके बचाव के लिए किसान भाई को किस समाधान को करने की आवश्यकता है। और जब फसल तैयार हो गई है तो हम ऐसा क्या कार्य करें जिसके द्वारा फसल को हम बड़े बाजारों से किसान भाइयों को कनेक्टिविटी दिला सकें। ये सब ऐसे विभिन्न स्टेजेस हैं जिसके लिए विभिन्न IoTs का इस्तेमाल किया जा सकता है, विभिन्न क्लाइमेट स्मार्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मिट्टी की जांच इसका एक पहला स्टेज है। मिट्टी की जांच को त्वरित तरीके से कर अगर उसकी रिपोर्ट किसान भाई को डिजिटली इस्तेमाल में लाई जाए और किसान भाई के साथ साथ किसान भाई जिन देश भर की 4 लाख से अधिक दुकानों पर हमारे किसान भाई साल भर जाते हैं, अगर उन तक भी डिजिटली ये रिपोर्ट पहुंच सके तो इसका इस्तेमाल किसान भाई अपने खाद को सही समय पर और सही मात्रा में इस्तेमाल करने में कर सकते हैं। इसके उपरांत हम लोग विभिन्न IoTs का इस्तेमाल मिट्टी में पानी को देने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके द्वारा पानी की जितनी आवश्यकता जिस फसल को है, इससे न केवल पानी की बचत होगी बल्कि पानी में होने वाले खर्चे की बचत होगी। और जब हम सही मात्रा में खाद का इस्तेमाल खेत में कर रहे होंगे उससे हमारी मिट्टी को भी जो आवश्यक न्यूट्रिएंट है उतनी ही मिलेंगे और हमारी मिट्टी को भी कंजर्वेशन में बहुत अमुक योगदान मिलेगा। इसके बाद जब ये फसल तैयार हो जाती है और इसको मार्केट करने की आवश्यकता है, इन सब क्षेत्र में भी हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल इन सब स्टेजेस में कर सकते हैं, जिसके द्वारा किसान को सही समय रहते सही बाजार मिले और सही कस्टमर्स मिले। जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो सर थोड़ा हमें समझाएं कि मान लीजिए मेरे खेत में फसल है और मैंने ज्वार की फसल ली है, तो उसमें मैं कैसे ये तकनीकों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्या करूँ उससे मैं? तो मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ कि अगर हमको मिट्टी के जांच को त्वरित रूप से करना है तो किसान भाई एक प्रोडक्ट है जो हम लोग भारत के बाजार में लेकर आए हैं, जिसको एग्रोनिक्स भू परीक्षक के नाम से जाना जाता है। भू परीक्षक, ठीक है। ये IIT कानपुर में 6.5 साल की रिसर्च से तैयार हुआ है और ये मात्र एक 325 ग्राम का हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर को आप खेत पे ले जाइए, खेत को मैप कीजिए। खेत को मैप करने के बाद आपको मिट्टी को इस हार्डवेयर के अंदर डालना है, भू परीक्षक के अंदर डालना है और वहीं 90 सेकेंड के अंदर खड़े खड़े आपको मिट्टी के तत्वों की जानकारी मिलती है और जानकारी मिलने के साथ आपको ये मालूम पड़ता है कि उस फसल के अनुरूप आपको क्या क्या खाद कितनी क्वांटिटी में डालना है। अच्छा। और ये सब रिपोर्ट को जनरेट करने में क्लाउड पे हमारे AI/ML मॉडल्स विद्यमान है जो उसी 90 सेकंड के पीरियड में किसान भाई को ये कैलकुलेट करके देते हैं लोकल भाषा में कि आपके खेत में न्यूट्रिएंट की स्थिति क्या है और इसके लिए आप कितनी मात्रा में खाद को इस्तेमाल किस स्टेजेस पे करना चाहिए। यानी 90 सेकंड के अंदर आपको अपने जो खेत है उसकी सेहत, उसकी हेल्थ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसानों को का समय भी नहीं जाएगा। और अब मैं आगे इस पे बात करूंगी आपसे कि ये तो बात हुई कि मिट्टी की जांच आपने 90 सेकंड में बताया, और भी क्या क्या हो सकता है उस पर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन अब हम आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, जो हम क्लाइमेट स्मार्ट इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं और खासतौर पर मिलेट के बारे में जैसे आपने बताया काफ़ी आपने काम किया है, तो क्या किसानों में उस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? क्या हम स्टूडियो में बैठ के तो बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नई तकनीक, तमाम जो भारी भरकम शब्द सुनने में लगते हैं, लेकिन किसान के स्तर पर अगर हम जाकर बात करें तो क्या किसान इसे समझ रहा है? क्या उसमें उस तरह का उत्साह है या फिर हम उस स्तर पर जाकर प्रयास कर पा रहे हैं कि इनसे किसान भी जुड़े, जिसके लिए बनाया जा रहा है वो इसका इस्तेमाल करें? बहुत अच्छी बात कही। आज डिजिटल युग के अंदर हर गांव के हर कोने के अंदर अब स्मार्टफोन अवेलेबल है, तो स्मार्टफोन के ज़रिए वो जितनी भी नई तकनीक अभी आ रही है कृषि के रिलेटेड, तो उनकी सभी जानकारी उनके पास रहती है। लेकिन कुछ तकनीक ऐसी होती है कि उनके वायबिलिटी वहाँ पे नहीं होती, तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन उनको जानकारी सभी तरीके की होती है। जब हम लोग बात कर रहे हैं मिलेट के लिए, तो जब हम लोग उनको डाइवर्ट कर रहे हैं मिलेट के ऊपर, तो ये जो तकनीक जो अभी लेकर आ रहे हैं IoT के रिलेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ, लेकिन हम उनको सिंपली यही बताते हैं कि न्यूट्रिशन अगर कम है फिर भी मिलेट का प्रोडक्शन वहाँ पे हो सकता है और पानी की कमी होने के
दौरान भी वहाँ पे हम लोग मिलेट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जी। तो डाइवर्सिफाइड करने के लिए हम लोग वहाँ पे उनको इस हिसाब से समझाते हैं, आपका जो भी खेत है उसमें से 25% प्रोडक्ट आप मिलेट का कीजिए, कि जैसे वो कंपैरिजन कर पाए कि वहाँ पे कितना खर्चा कम हुआ है और उसकी प्रोडक्शन कितनी आ रही है और उसमें मुनाफा कितना हुआ। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा हम लोग उनको ट्रेन करते हैं। अगर वो मिलेट पहली बार उगा रहे हैं तो किस हिसाब से, कहाँ से उनको सीड लाना चाहिए, कितना फर्टिलाइज़र, कितना पानी देना चाहिए, उस हिसाब से भी हम लोग ट्रेनिंग का आयोजन वहाँ पे करते हैं। लेकिन उससे भी आगे हम लोग जब जाते हैं, जब प्रोडक्शन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे किसान संगठन के अंदर जुड़े हुए जितने भी किसान हैं, उन सभी किसानों की फसल एक जगह के इकट्ठा करके फिर हम जाके कॉरपोरेट्स में देते हैं। जैसे कि जो बिचौलिए जो भी है, APMC के अंदर हो गए, मंडी के अंदर, या फिर और भी कोई बिचौलिए, तो वहाँ से निकल के डायरेक्ट हम लोग कॉरपोरेट्स के साथ अगर हम डील करें तो उनको मुनाफा भी ज़्यादा मिलता है। अभी हम लोग किसानों के साथ रह के वहाँ पे क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट भी लगा रहे हैं कि जैसे भी क्या कि वहाँ पे प्राइमरी प्रोसेसिंग अगर लग गया तो जो भी 2% से लेकर 5% का भी फ़ायदा अगर उनको होता है तो डायरेक्टली किसानों के खाते में ही वो बेनिफिट मिलता है। तो इस हिसाब से किसान भी अभी अवेयर हो गए कि संगठन के थ्रू भी फ़ायदा होगा और मिलेट प्रोडक्शन के अंदर मेन प्रोडक्शन में भी आ गया तो सेहत के लिए भी, उनकी खुद की सेहत के लिए भी फ़ायदा होगा, मतलब ज़मीन की सेहत के लिए भी फ़ायदा होगा और पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा। तो वो लोग एडॉप्ट कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। बिल्कुल, तो बहुत तरह के फ़ायदे हैं और देखिए कहीं ना कहीं इसका हमें प्रभाव भी देखने को मिल रहा है कि जो मिलेट्स हैं उनका रकबा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर बार जो कृषि मंत्रालय की तरफ से अग्रिम अनुमान आता है उसमें ही पता चलता है कि मिलेट्स को लेकर जो प्रयास हो रहे हैं उनका ज़मीनी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। नेकराम जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। मिलेट को लेकर अभी तक देखिए जो पुरानी धारणा थी वो ये थी कि ठीक है, जहाँ पर धान नहीं हो सकता, गेहूँ नहीं हो सकता है, चलो हम ज्वार बाजरा बो देते हैं, जानवरों के लिए भी काम आएगा और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो हो ही जाएगी। तो अब ये बताइए कि क्या वो जो कहते थे गरीब की थाली का अनाज, वो सब बदला है, कुछ प्रभाव दिख रहा है इसका किसानों के बीच में? देखिए, ये तो बहुत बदल गया है। अभी मैंने जब ये शुरुआत बहुत समय पहले करी थी, लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि 25 साल पहले से मुझे ये पता चल गया था कि हम लोग कहीं गलत जा रहे हैं। तो वो लोग पहले, हिमाचल प्रदेश की मैं बात कहूँ तो वहाँ पूरा मिलेट से ही होता था पहले और 5-6 तरह के मिलेट्स अभी तक जो होता था कि जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है कि आप ये फसलें नहीं ले सकते हैं जिनसे ज़्यादा लाभ या फिर कहें जो आसानी से बिक जाती हैं, तो वहाँ पर तभी किसान दूसरी फसलों के बारे में विचार करते थे। नहीं, क्या था कि हमारे वहाँ पर, अगर मैं बहुत पुरानी बात कहूँ, पहले जब मिलेट्स लगता था तो मिलेट्स की ही खेती होती थी और हमारे वहाँ पूरी तरह से रेनफेड है, तो वहाँ सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि मेरा जो अपना हिमाचल प्रदेश से का अनुभव है एक, कि किसान को इतना अनुभव था कि मेरा जो ये खेत है, क्योंकि वो सीढ़ीनुमा खेत है, तो वो खेत में जब 2-3 साल में कुछ दूसरी फसल लगती थी तो उनको पता चल जाता था कि अब मेरे जो मिट्टी है इसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, तो तब उसमें ये सब लगा देते थे मिलेट्स को। और मिलेट्स में खास करके फिंगर मिलेट्स को लगाया जाता था उसमें, और फिंगर मिलेट्स उसमें बहुत अच्छा होता था। और उसके बाद उसका थोड़ा मेंटेनेंस किया जाता था और फिर अगली फसल 2-3 साल दूसरी लगा करके ज़्यादा फसल आती थी फिर। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि किसान को वैसे ही बिना कुछ नापे तोले भी पता चल जाता था कि मेरे ज़मीन का जो स्वास्थ्य है वो खराब है। मगर आज सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी हम लोग ये सब नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, कहाँ समस्या आ रही है? क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग एक तो हेल्थ के प्रति हम लोग पूरा तरह से सजग नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश में जो ये मिलेट्स का हमारे काफ़ी अच्छा हो गया है वहाँ पर, तो हमने जो ये शुरुआत करी थी बहुत पहले से, तो हमने इसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लोगों के बीच में रखा था कि जो हमारे जो मिलेट्स हैं ये ना केवल हमारा भूख मिटाता है बल्कि ये हमारे शरीर में आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसको रोकता है। अगर बीमारी हो जाए तो उसको बीमारी को ठीक भी कर देता है। हमारे वहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो डायबिटीज़ जिनको हो गया था तो मिलेट्स का इस्तेमाल करते हुए ठीक हो गए जी। तो ऐसा करते हुए अभी लोगों ने इसको अपने सेब के बागान में भी उसको लगाना शुरू किया जी। तो इस तरह से काफ़ी ये फैलता जा रहा है जी। यानी जो नकदी फसलें हैं अन्य उनके साथ मिलेट्स को भी आप बता रहे हैं कि आंतर फसली जैसे फसलें उस तरह से इस्तेमाल किया जाए। निकराम जी, एक चीज़ और ये बताएं हमें, जब हम ये कहते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं है या फिर ये कहें कि जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी फसलें हैं, तो
जब हम एक दूसरी फसलें ले लीजिए कि हम दालों को कहते हैं जो कि काफ़ी संवेदनशील फसलों में आती हैं, बहुत ज़्यादा पानी आप उनको नहीं दे सकते हैं। धान है जिसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, गेहूँ होती है, गेहूँ फसल है जो कि हमारे यहाँ देश में बड़े पैमाने पर किसान लेना पसंद करते हैं। उनके कंपैरिजन के, उनकी तुलना में जब हम ज्वार, बाजरा या फिर रागी फसलें लेते हैं, जलवायु परिवर्तन में वो कैसे सक्षम है और ये अन्य फसलें किस तरीके से उससे प्रभावित हो जाती हैं? देखो, जब हम लोग ये मिलेट्स को लगाते हैं तो ये इसके जो जलवायु परिवर्तन तो वो सब तो होगा ही नहीं, ये तो पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। इसमें ना तो कोई बीमारी आ रही है, कोई इसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या रसायन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, ना के बराबर है। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग के रूप में जो हम लोग किसानों से बात करते हैं उसमें जैसे दलहनी फसलें इसमें लगाते हैं, उनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। हमारे वहाँ पर इस तरह की फसलों का चुनाव किसानों ने स्वयं से ही किया है कि कौन सी ऐसी दालें हैं जो सूखे में भी हो जाती है। और हमारे वहाँ पर जैसे ये कोल्थी है, हॉर्स ग्रेन, तो वो जहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है वहाँ पर वो फसल हो रही है। न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छी बहुत अच्छी है और उसके चलते वो जो मृदा स्वास्थ्य में जो वो लाभकारी है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो अनाज हमारे खेत में तैयार होगा वो जितना पौष्टिक होगा वही अनाज हमारे पेट में आएगा। तो अगर वो केमिकल युक्त है तो हमारे पेट में केमिकल आ रहा है, अगर वो अच्छा है तो वो हमारे उसमें आ रहा है, तो उससे स्वास्थ्य का कितना बड़ा लाभ होगा ये हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमें इसको हेल्थ के साथ जोड़ करके देखना पड़ेगा कि ये हमारा स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है, इसलिए मिलेट खाना जरूरी है। जी जी बिल्कुल, तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। और देखिए, किसानों को जब आप समझाते हैं तो ये समझाना भी बहुत आवश्यक होता है कि उससे उनके आर्थिक विकास पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर हम कह रहे हैं कि आप मिलेट्स उगाएं तो उसका आपको लाभ भी समझाना पड़ेगा कि ठीक है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए फायदे तो हैं ही, आपके पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी जेब पर इसका किस तरह का प्रभाव होगा ये भी समझाना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में मैं रजत जी आपसे समझना चाहूँगी कि तकनीक, अभी आपने एक मॉडल के बारे में हमें बताया, मैं चाहूँगी कुछ और ऐसे मॉडल्स बताएं जो कि हमारे किसान इस्तेमाल कर सके और उससे मार्केट लिंकेज को भी समझा जा सके। जी देखिए, यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक बहुत नितांत आवश्यक पहलू है किसान भाई को जानकारी प्रदान करना। जानकारी, फसल को कैसे मैनेज करना है, कौन सी फसल का चुनाव करना है, कब करना है और बीज को कहाँ से लेना है। अगर ये एडवाइजरी सिस्टम हम लोग इसमें तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करें जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत अमुक भूमिका निभा सकता है, तो और किसान भाई को उसकी लोकल भाषा में अगर हम ये बता सकें कि उसको कब बीज का चुनाव करना है, किस प्रकार फसल लगानी है और फसल एक बार जब लगी हो तो उसको किस प्रकार से उसको मेंटेन करना है, इन सब तकनीकों में हम लोग सैटेलाइट तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके द्वारा किसान को लोकल भाषा में लोकल एफपीओज को साथ में लेते हुए और लोकल एफपीओज के साथ में हम लोग जो लोकल गवर्नमेंट का एक्सटेंशन सिस्टम है उसको भी साथ में लेते हुए हम किसान भाई को सही समय रहते फसल को किस प्रकार ग्रो करना है और उससे होने वाले क्या लाभ हैं, अगर हम इसको लगातार किसान भाई के बीच लेकर जाएं तो मैं मानता हूं कि वो समय दूर नहीं है जब हमारे देश में जो स्तर है मोटे अनाज को करने का, उसका जो क्षेत्रफल है वो तेजी से किसान भाई बढ़ाना शुरू करेंगे। जब बाजार में हमारे देश में पैदा हुआ मोटा अनाज पहुंचना शुरू होगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचना शुरू होगा, जिस प्रकार भारत सरकार के द्वारा बहुत एफर्ट्स किए गए हैं G20 में इंटरनेशनल मिलेट्स को बहुत तेजी, मिलेट्स ईयर को प्रमोट कर इस सब प्रयासों के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत में उपजा हुआ मिलेट का मार्केट बड़े स्तर पर बनेगा। और जब हम इसको बाजार से जोड़ेंगे तेजी से तो किसान भाई को उसका बेहतर प्राइस भी मिलना शुरू होगा। तो अगर आप ये देखें तो तकनीक को किसान भाई से जोड़ना और फसल को बाजार से जोड़ना, ये सब इंटीग्रेटेड आपस में जुड़े हुए स्टेप्स हैं जिसमें हमें किसान को, सरकार को और मार्केट में हम जैसे जितने प्लेयर्स मौजूद हैं इंक्लूडिंग एफपीओ, इन सबको साथ में आकर कार्य करने की आवश्यकता है, तभी किसान भाई को अधिक आय मिलेगी और उनको अधिक उत्पादकता मिलेगी। तो अभी आपने एफपीओ का यहाँ पर बार बार जिक्र किया कि मार्केट लिंकेज, नई तकनीक, ये पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो इसके बारे में आइए अब आशीष जी से बात करते हैं। आशीष जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि जब हम मिलेट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ये तो बात हुई कि फसलें उगाना, लेकिन उसके बाद जब बाज़ार को समझना है, बाज़ार का नेचर क्या है, उसकी मांग क्या है, डिमांड क्या है, तो उसके अनुरूप भी क्या मिलेट को और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचाने या फिर उसे इस्तेमाल
इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए भी आपकी एफपीओ की तरफ से कोई काम किया जा रहा है? अच्छा, बिल्कुल सही बताया आपने कि अभी जो भी हमारे किसान संगठन के अंदर जुड़े हुए जो भी किसान हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न तो है ही कि हम लोग किस हिसाब से डायरेक्ट जो भी हमारे कंज्यूमर जो है वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए हमारे मिलेट्स को। तो उसके लिए ही हम लोग क्या है कि अभी जो गवर्नमेंट का कैंपेन चल रहा है उसके साथ साथ कितनी सारी प्रोडक्ट हम लोग मिलेट के अंदर बना सकते हैं, कितनी सारी वानगी हमारे भोजन के अंदर हम लोग इंक्लूड कर सके, उसका भी बहुत सारा कैंपेन गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रहा है। तो वो भी इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ले रही है तो अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो लोग भी अभी ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं मिलेट को कि हमारी रोज़ाना ज़िंदगी के अंदर जो भी प्रोडक्ट है मिलेट की वो हम लोग कैसे इंक्लूड करें। जैसे सिंपल सी बात है कि हम लोग ज़्यादातर मैदे का बिस्किट खाते हैं, तो वैसे ही मिलेट के भी बहुत हेल्दी बिस्किट जो हम लोग खा सकते हैं, न्यूट्रिशन भी उसमें है और हमें मैदे से जो नुकसान होता है हमारे शरीर को वो भी इससे नहीं होता और हमारा डायबिटीज़ भी कंट्रोल है। तो वैसे बहुत सारे इनिशिएटिव जो फूड प्रोडक्ट के अंदर हो रहे हैं, जैसे अवेयरनेस क्रिएट करना और एफपीओ के माध्यम से बाज़ार तक पहुंचाना। जी। और एक बहुत अच्छा अभी यहाँ पे गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से भी चल रहा है कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी जाए, किसानों को लेकर जाए। तो इसके अंदर भी क्या हो जाता है कि किसान जब ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जाता है तो उनको सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, यील्ड की प्रॉब्लम आ जाती है कि जो पहले जो उनका प्रोडक्शन होता था उससे कम हो जाता है। तो मिलेट एक ऐसा अच्छा ऑप्शन है कि जो ऑर्गेनिक को भी इसके साथ इंक्लूड कर सकता है। कैसे कि जहाँ पे हमने पहले ही बात की, पानी की भी कमी होती है, पानी यूज़ कम करना पड़ता है और पेस्टिसाइड भी कम यूज़ करना पड़ता है, खाद भी कम। तो जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के थ्रू, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी जो खुद घर पे बना सकते हैं उसके थ्रू भी मिलेट का प्रोडक्शन करेंगे तो ऑर्गेनिक मिलेट भी प्रोड्यूस होगा और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी मार्केट में आएगा। तो इस हिसाब से भी एफपीओ का और हमारा रोल भी है किसानों को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना कि कैसे वो ऑर्गेनिक भी तैयार कर सके मिलेट्स। बिल्कुल। तो मिलेट में भी किस प्रकार से हमारे किसान ऑर्गेनिक खेती अपना सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग की ओर रुख कर सकते हैं। और इसमें देखिए थोड़ा आसान भी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं आती हैं इसमें, इसीलिए आपको रसायनों का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता। और इसके साथ ही साथ मूल्य संवर्धन भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके बारे में अभी आशीष जी ने जिक्र किया कि ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेट से जुड़े हुए बाजार तक पहुँचाए जा रहे हैं जो कि न सिर्फ इस्तेमाल करने में आसान है बल्कि कहीं ना कहीं मिलेट को लेकर जो एक टेस्ट डेवलप करना है या फिर एक बाजार को तैयार करना है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है, इसमें भी मदद मिल रही है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि मिलेट के क्षेत्र में रोजगार के नए नए अवसर कैसे पैदा हो सकते हैं, युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं मिलेट्स की जलवायु परिवर्तन में किस तरीके से हमारे किसान कृषि में बदलाव कर न सिर्फ अपनी आय को सुनिश्चित कर सकते हैं बल्कि देश के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को भी लगातार बनाए रख सकते हैं, जिसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से ही निभाते आए हैं। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और अब संदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले भी कहा कि देखिए इससे हम सिर्फ इतने तक में ना समझे कि हाँ जलवायु परिवर्तन है, तुमने मिलेट्स ले ली या फिर उससे उसके अलग अलग उत्पाद पैदा कर दिए। बाजार बहुत व्यापक है और हम देख रहे हैं कि ग्रीन बिजनेस की बात होती है आज के समय में, और क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस जब होती हैं तो उसमें कहा जाता है कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ युवाओं तक पहुंचाई जाए जिसमें ना सिर्फ किसानों को फ़ायदा हो, कृषि के क्षेत्र को फ़ायदा हो, बल्कि कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान निकले और एक आय भी अर्जित हो। जब आप किसी भी समस्या का समाधान आय से जोड़कर बताते हैं तो ज़्यादा आसानी से भी समझ आता है। तो ऐसे में आपकी तरफ से कोई सजेशन या कोई सुझाव जो आप हमारे युवाओं को दे सकते हैं? अभी जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो उसमें एक तो बहुत साफ है कि नेचुरल रिसोर्स की जो ये है वो बहुत ही लिमिटेड रहता है, तो इसका नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट करना भी बहुत आवश्यकता हो जाता है। तो इसमें मिलेट की अहम एक भूमिका है, जहाँ पे अगर कम पानी है या अगर सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट भी कम है तो फिर भी वो एक रेजिलिएंट क्रॉप है। तो इसके वजह से सॉइल का हेल्थ भी इम्प्रूव होता रहता है, और इसका मतलब अगर सॉइल का हेल्थ अगर इम्प्रूव होता है, जो प्रकृति में जो वायु मालिन्य हो रहा है
तो उसको भी वो संग्रहण करके ये ऑर्गेनिक कार्बन का मात्रा भी बढ़ाता है मिट्टी में। तो इसके वजह से एक जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, ये एक किसानों को ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। इसको इंटरनेशनल बाजार में जो बोलते हैं इसको कार्बन क्रेडिट्स। तो जितने भी ये मालिन्य अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से एटमॉस्फेयर से हम निकाल कर इसको संग्रह करेंगे, तो इसका जो लाभ रहेगा ये किसानों तक ये कार्बन क्रेडिट्स के द्वारा इसको पहुंचा जा सकता है। तो ये सिर्फ ये एक मिलेट्स का जो इसका एडवांटेजेस है, एक तो आर्थिक का, ये जो किसान को उनको तो एनीवेज वो तो उसमें उसका लाभ पहुंच ही रहा है। तो इसके बावजूद ये जो एनवायरमेंटल ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इसका असर सीधा क्लाइमेट को रिवर्स डैमेज जो हो रहा है उसको रिवर्सल भी इसमें से हो सकता है। बिल्कुल। तो संदीप जी ने अभी बहुत महत्वपूर्ण बात की, और मैं रजत जी आपके पास आना चाहूँगी कि इस क्षेत्र में जो बात करें क्लाइमेट स्मार्ट होने की, तो इसमें किस तरह की जॉब्स या और किस किस तरह के अवसर पैदा हो सकते हैं? तो देखिए, ऐसा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत प्रकार से हमारे गांव-गांव में रोज़गार पैदा कर सकती हैं। एक क्षेत्र है किसानों को तकनीक आधारित एडवाइजरी प्रदान करना, एडवाइजरी फसल को ग्रो करने की, उसको पैदा करने की, उसको मैनेज करने की और उसको सही बाज़ार से जोड़ने की। दूसरा मौका बनता है कि हम लोग किस प्रकार गांव के क्लस्टर्स में फूड प्रोसेसिंग के सेंटर्स डाल सकें, जिसके द्वारा वैल्यू एडिशन कर हम मोटे अनाज के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकें। इसमें भी अमुक रूप से रोजगार जो है गांव के स्तर पर पैदा होगा। अब जब प्रोडक्ट तैयार होगा तो उसे गांव से लेकर शहर ले जाने तक ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होगी। ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारे गांव के ही भाई बहन रोजगार पाने में सफल होंगे। साथ ही साथ जब हमारा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो कि विभिन्न देश की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा कि जब ये प्रोडक्ट बाजार में पहुंच रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय बाजार हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, उसके द्वारा किस प्रकार अच्छा भाव लिया जा सके, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को किस प्रकार बड़े बास्केट में पहुंचाया जा सके, इसके द्वारा भी किसान भाइयों को अंततः अधिक आय देने में और बड़े स्तर पर जॉब क्रिएट करने में भी हमें अमुक मदद मिलेगी। जी आशीष जी, आपकी तरफ से क्या सजेशंस रहेंगे किसानों के संदर्भ में? अच्छा, जैसे अभी बताया रजत जी ने, वैसे ही कि अभी जो छोटे छोटे फार्मर्स के ग्रुप है, जो किसान के ग्रुप जो बने हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो उस छोटे छोटे ग्रुप के अंदर भी हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कर सकें। जैसे हमारी पहली बात हो गई कि भाई कुकीज़ हो गए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए जो रागी के हो सकते हैं, बाजरा के हो सकते हैं, ज्वार के हो सकते हैं, वो सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के हम लोग बाज़ारों तक पहुंचा सके। तो उसके लिए छोटे छोटे यूनिट हम लोग एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं फार्मर्स के ग्रुप के अंदर। तो वैसे भी हम लोग उसके ज़रिए भी जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो भी है वो हम लोग कर सकते हैं। जी नेकराम जी, क्योंकि कार्यक्रम को अब समाप्त करने का समय है, तो मैं चाहूँगी आप अपने अनुभव और हमारी जो आज की पीढ़ी है जो कृषि से जुड़ी हुई है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या क्या सजेशंस रहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारा स्वास्थ्य। हम बचपन से पढ़ते आए हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। तो पहले हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, और उस अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अपना अच्छा खान पान जो नेचुरल हो और इस तरह का जो भोजन है जिसमें फाइबर ज़्यादा है और उसमें मैदा ना हो, जो पूरी तरह से ग्लूकोज फ्लड के रूप में हमारे शरीर में ना आए। तो ये सब चीज़ें हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है ये उनको समझना पड़ेगा। और उसके साथ साथ पूरी तरह से जो प्राकृतिक जो खेती है, मिलेट में भी जो हम लोग ये जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, जो अगर काफ़ी मात्रा में हम लोग उसको डालते हैं, मेरा अनुभव है पिछले 20 वर्ष का कि उसमें इतना अच्छे से वो सारा हमारा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है कि मिट्टी पूरा मुलायम हो जाती है और उसमें पूरी तरह से जो केंचुआ आ जाएगा, बहुत सारे बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव है वो आ जाएंगे, तो उसका बड़ा लाभ होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और आज के विषय पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की। और हम भी आशा करते हैं कि जो आज हमने चर्चा में महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया है उससे हमारे किसानों को काफ़ी लाभ होगा। किसान भी इस दिशा में अपने प्रयत्न करेंगे, मिलेट्स को अपनाएंगे, जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ही वो खेती पद्धतियों को अपनाएंगे और ना सिर्फ
हमारे जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसी खेती की जाए या फिर ऐसे प्रयास किए जाए जिससे हम जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान भी ढूंढें और साथ ही फसलों पर भी उसका उस तरह से प्रभाव ना पड़े, यानी फसलें बर्बाद ना हो। इसीलिए हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट स्मार्ट खेती के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का एक बार फिर से। तो ये था हमारा आज का विचार विमर्श और आशा करते हैं कि आज का अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। विचार विमर्श के एक नए अंक और एक नए विषय के साथ, मेहमानों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।